आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रमेय। ठीक है, इस प्रमेय को ही हम लोग बोलते हैं दूसरे शब्दों में कलन विधि। कलन विधि, ठीक है। और देखिए यहाँ से जो है ना 3 नंबर फिक्स रहता है, 3 मार्क्स। चाहे आप कहीं किसी भी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हैं, आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा एचसीएफ निकालना, कोई 2 नंबर दे दिया जाएगा और वहाँ से एचसीएफ बोल देगा निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, क्या ये प्रमेय है, किस तरह से इसको समझेंगे, पहले इसको ध्यान से समझिए। और अगर अभी तक कोई क्वेश्चन आप लोगों से इसमें दिक्कत है तो वो अभी क्लियर हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे चैप्टर ख़त्म होगा इन सभी चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से कुछ मुख्य क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है वो सब एक लास्ट वीडियो में हम बना के बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, फिलहाल अभी देखिए यहाँ, देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग भाग देने का प्रोसेस समझते हैं, तो भाग कैसे देते हैं, यहाँ जो 1 नंबर रहता है इस जगह पर, जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। ठीक है, और जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, और जो इधर आता है वो हो जाता है भागफल। क्लियर है, और नीचे में जो होता है वो होता है शेषफल। यहाँ कोई नंबर आने के बाद जो हम लोग हटा के लाते हैं वो शेषफल यहाँ कहलाता है नीचे में। तो शेषफल, एक चीज़ गौर कीजिएगा कि शेषफल जो होता है ये इससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ये 0 भी हो सकता है लेकिन भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ लिख देते हैं भाज्य बराबर इसको ऐसे लिख देते हैं। सबसे पहले इसका प्रमेय समझिए कि भाज्य हमें निकालना हो, ये आप लोग बहुत पहले से भी जानते हैं, भाग का चेक करने का यही नियम है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। ठीक है, ये है। और इसमें जो भाजक है, भाजक जो है हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। हमेशा किससे बड़ा होगा, तो शेषफल से बड़ा होगा। भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। इसका यूज है बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, ये 0 हो सकता है, शेषफल आपका 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। शेषफल अगर आप बोलेंगे कि 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसको संकेत में भी कैसे दर्शाया जाता है वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ सिंबल के रूप में आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। देखिए कभी कभी जो भाज्य लिखा जाता है, बहुत सारे बुक में आपको लिख देगा कि इसको हम PX से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं इसको शॉर्टकट में A भी लिखा जाता है। ठीक है, उसी तरह भाजक जो होता है, भाजक को हम लोग GX भी लिखते हैं या फिर B भी लिख देते हैं। बात समझे, तो अलग अलग किताब में अलग अलग तरह लिखने का तरीका है। आप चाहे तो ऐसे याद रखिए, इसी तरह से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, भागफल, जो भागफल होता है उसको हम लोग QX लिख देते हैं, और बहुत जगह आपको Q सिर्फ लिखा हुआ मिल जाएगा। शेषफल जो होता है, शेषफल को RX लिखा जाता है, रिमाइंडर। ठीक है, और नहीं तो केवल R लिख दीजिए। तो हम लोग इस फार्मूला में अगर सेट करें सिंबल के फॉर्म में, तो ये कैसे लिखा जाएगा, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष है, तो इसको हम लोग लिखेंगे PX बराबर GX, ठीक है, गुना QX और प्लस RX, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो इसको लिखिए A = BQ प्लस R। ठीक है, और याद रखिए किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, कोई एक को ध्यान में रखना है, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, उतना माथामारी नहीं करना इसमें। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये सबसे बेस्ट तरीका है, याद रख लीजिएगा। और ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह का सिंबल भी मिल जाएगा, इसीलिए हम आपको यहाँ बता दिए। ठीक है, और शेषफल की जब बात आएगा तो शेषफल याद रखिएगा कि वो शेषफल जो होता है ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से छोटा, तो B यहाँ क्या है, भाज्य है। ठीक है, जो बात हम यहाँ लिखे हैं यही बात आपको सिंबल के रूप में लिख दिए। ठीक है, और अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R की जगह RX लिख दीजिए। ठीक है, और B जो लिखे हैं ये B हमारा क्या है, तो GX है, तो यहाँ लिखिए GX। आप ऐसे भी नॉर्मल समझिए ना कि ये इससे हमेशा शेषफल छोटा होता है, भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है,
छोटा होता है। ठीक है, अगर इसके बराबर होगा तो भाग लग जाएगा ना, इसीलिए ये होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, और इस भाग विधि द्वारा जो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, उसी के माध्यम से आपको इस मेथड में सजा के बताना है कि कोई 2 नंबर का एचसीएफ। ठीक है, और ये 2 नंबर के लिए ही लागू है। तो चलिए आपको हम करके दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये हुआ क्वेश्चन 420 और 272 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करें। अभी तुरंत आपको सिखाया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो सबसे पहले आपको यहाँ चेक करना है कि छोटा और बड़ा कौन है। 2 नंबर दिया रहेगा आपको। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आएगा, है ना। और अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सब में ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी उम्मीद करिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। 99% उम्मीद है कि पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले चयन क्या करना है कि दोनों में से छोटा कौन है। तो छोटा ये है और इससे बड़ा ये है, तो बड़ा वाला को भाग दीजिए छोटा वाला से। ठीक है, भाग देना है तो आप लोगों को आता ही होगा। इससे भाग दे देंगे किससे, 272 में। तो कितना बार में जाएगा, एक बार में। ठीक है, तो एक बार, एक मिनट, एक बार में ये क्या जाएगा, भाग जाएगा। रुकिए, ठीक है, अब देखिए एक बार में भाग देंगे तो ये 272 यहाँ लिखेंगे। ध्यान से समझिए, और ये प्रोसेस आपको यहीं करना है ना। इसको रफ में नहीं करना है, इसको हम लोग यहीं बनाएंगे। तो इसको जब घटाएंगे, एक पैंचा लेके यहाँ 10, तो ये हो जाएगा 8 4 1। तो यहाँ देखिए, फिर ये पहला स्टेप हुआ। तो आप इसको यहाँ लिख लीजिए और लिख दीजिए एक बार यहाँ कि यूक्लिड विभाजन, जिसको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ हल में लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से। प्रमेय क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, है ना, शेषफल ये। और इसको हम अंडरलाइन करते हैं। इधर हम लोगों का रफ वाला काम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लिख देना है। अब यहाँ जो बीच में रहता है इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। 420 भाजक कितना हो गया, 272। भागफल कितना हो गया, 1 यहाँ लिख दिए। और शेषफल क्या हो गया, 148। इस तरह का पहला स्टेप आपका कंप्लीट। उसके बाद अब जो है ना, इसको आप भाजक मान लीजिए, है ना। इसको भाजक 448 को, इसको भाज्य मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब फिर इसको भाग दीजिए, एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो ये कितने बार में जाएगा, ये भी जाएगा एक बार में। ठीक है, तो 148। इसको यहाँ से माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो यहाँ 12, है ना। 12 में 8 जाएगा, कितना होगा, 4। ठीक है, इसको घटा लीजिए 2 और यहाँ आ जाएगा 1, तो 124 हो जाएगा। फिर से इसको समझिए, ये भाज हो गया, ये भाजक और ये भागफल, ये शेष। तो इसको इसके साथ गुना करके इसको जोड़ देना है। तो यहाँ लिख देंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको लिख लीजिए। ये ना भाजक और भागफल कितना है, 1, शेषफल कितना है, 124। कंप्लीट है। फिर से 124, इसको यहाँ लिखिए 148, है ना। अब इसको भाज्य मान लीजिए, ये हो गया आपका भाजक। ठीक है, भाजक मान लेते हैं। देखिए है ये शेषफल, लेकिन इसको बनाने के लिए इसको 1 मिनट के लिए आप ये चीज़ें यहाँ लिखना नहीं है, आपको ये रफ करना है, लेकिन इसको नहीं लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका भाजक, ये इसको मान लेते हैं भाज्य। ठीक है, जो कि यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर से भाग देते हैं। तो कितने बार में, एक बार में फिर से जाएगा, तो ये हो जाएगा 124। चलिए इसको घटा लेते हैं। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो गया आपका 4, यहाँ आ जाएगा 2, 24, ये तो कट गया। ठीक है, तो फिर से इसको लिखिए, ये भाज्य भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो 148 बराबर 124 गुना 1 और जोड़ कितना हो जाएगा, 24। इस तरह लिखे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। और ये प्रक्रिया कब तक चलते रहेगा, जब तक शेषफल आपका 0 नहीं आ जाए। ठीक है, अब फिर यहाँ देखिए, अब इस 24 से भाग देंगे इसमें।
ठीक है। अब ये भाज्य हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और ये भाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितने बार में देंगे, तो 5 बार में भाग दीजिए, 120 हो जाएगा। तो इसको अगर घटाएंगे तो होगा कितना, 4, ये तो कट गया, ठीक है। फिर ये देखिए, ये हो गया भाज्य हो गया, ये भाजक, भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ लिखेंगे 124 बराबर 24 गुने 5 जोड़ 4, कंप्लीट है। अब एक बार और इस 4 से इस 24 में भाग दीजिए। तो हम इधर लिख देते हैं, यहाँ हमारे पास जगह नहीं है, या फिर हम इस पेज को आगे बढ़ा के जगह निकाल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा सा, 4 से भाग देंगे 24 में, तो 6 बार में तो पूरी तरह से कट गया, है कि नहीं। शेषफल आ गया हमारा क्या, 0। तो इसको लिखेंगे 24 बराबर 4 गुना 6 जोड़ 0। अब 0 आ गया शेषफल, अब आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जो आता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं HCF। तो यहाँ जो आया इसको बोलते हैं हम लोग HCF। तो इस मेथड से आपको काम करना, और ये प्रक्रिया तब तक जारी रखना जब तक शेषफल आपका 0 ना आ जाए। थोड़ा भाग को ध्यान से देना है। तब यहाँ लिखेंगे लास्ट में कि अतः क्या लिखेंगे, 420 272 का HCF कितना आ गया, तो आ गया 4। ये होगा हम लोगों का आंसर, और ये 100% आने का संभावना है, ठीक है। अब नंबर यहाँ बदल सकता है, ठीक है। अब ये नहीं कि नंबर बदल दे तो नहीं बनेगा, इस जगह पे और यहाँ कोई भी नंबर डाल सकता है, लेकिन मेथड आपका यही रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए हम बना के रखे हैं, सिर्फ हम आपको उसको समझाते हैं, ठीक है, समय बच जाएगा। चलिए देखिए दूसरा नंबर कह रहे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 272 148 का HCF। उसी तरह से जैसे अभी हम पीछे करके दिखाए, इसमें छोटा ये बड़ा ये, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग दिए। अब देखिए HCF इस मेथड से भी बना सकते हैं, इसीलिए आपको एक अलग टाइप, यानी तो हर बार आप अलग अलग करके भाग दीजिए, जैसे अभी अगला क्वेश्चन आपको बना के हम दिखाए, ठीक है। तो ये आप लोगों के दिमाग में सेट होगा, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ जो आता है यही HCF कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ फिर वही बात लिखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रमेय से, प्रयोग भी लिख सकते हैं या प्रमेय इस जगह लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इतना तो जानते हैं। तो पहले हम एक स्टेप की बात करते हैं। इधर अगर हम ढक दें तो देखिए ये कंप्लीट आपका भाग दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये वाला हो गया आपका भाज्य, ठीक है, ये हो गया भाजक भागफल, और ये हो गया शेषफल। इसको हम लोग यहाँ क्या किए, पुट कर दिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो है भाज्य, ये भाजक के नीचे बिठा दिए, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ बिठा दिए, और ये जो भागफल है इसको यहाँ रख दिए, और शेषफल को यहाँ रख दिए, इजी बन गया, ठीक है। उसी तरह जब इसका काम कंप्लीट हो जाए, फिर आप दूसरा स्टेप को देखिए, यहाँ हम लोग भाग दिए एक बार में, तो ये हो गया आपका भाज्य। देखिए भाज्य की जगह यहाँ पुट कर दिए। अलग अलग भाग देने से फ़ायदा क्या है कि चीज़ें आपका कन्फ्यूज नहीं होगा, बड़ी स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते चले जाना है। आप चाहें तो इस तरह से कीजिए, लेकिन इसको यहीं करना है, ये नहीं कि रफ में करना है। इसको साइड में ही कर देना और इधर खाली सजा देना इसको, ठीक है। और ये सजाने का जो मेथड है यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का मेथड कहलाता है, ठीक है, और कोई इसमें नया चीज़ नहीं है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, अगर इसको अगर ढक दें इतना सा, तो देखिए, और इधर इतना सा ढक दें, तो ये भी तो आपको भाग ही दिख रहा है, ठीक है। और यही भाग वाला प्रोसेस जो है यहाँ इस जगह पे पुट कर दिए हम लोग, ठीक है। देख लीजिए, ये भाज्य यहाँ देखिए रख दिए, ये हो गया भाजक यहाँ देखिए रख दिए, ठीक है, ये भागफल रख दिए यहाँ, सब एक दूसरे के नीचे रखते चले गए, और ये हो गया आपका क्या, शेषफल, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ से देखेंगे इतना सा जगह में, तो ये हो गया भाज्य आपका, देखिए भाज्य के नीचे रख दिए, है ना। फिर ये हो गया आपका भाजक यहाँ रख दिए, भागफल यहाँ रख दिए, शेषफल यहाँ रख दिए, और प्रोसेस 0 तक ले गए हम लोग, ठीक है। उसी तरह से यहाँ बनाए, और इतना आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। चलिए इसी टाइप में हम समय बचाने के लिए काम पहले करके रखे हैं, क्योंकि सब में तो एक ही बात बोलना है था, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन उसी तरह का है, इसमें बोल रहा है 130 और 420, यहाँ हम अलग अलग करके आपको दिखाए हैं, ठीक है। आपको जैसे मन करे, आपका मन वैसे कीजिए, आप चाहे, गलत होने वाला नहीं है, आप अलग अलग करके बनाए
चाहे अभी जो अगला मेथड बताए अब उस मेथड से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सजाना यही, ये जो सजाने का जो विधि है ना, इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। और ये 3 नंबर फिक्स यहाँ से आना जरूरी है, ठीक है। नंबर बदल सकता है, बाकी चीज़ें वही रहेगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग भाग दिए, तो ये पहला स्टेप हमारा तैयार हो गया। इसको आप 2 लाइन याद रख लीजिएगा। और ऐसे भी आप बचपन से भाग जब देते होंगे तो ये चीज़ चेक करने के लिए सीखे ही होंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये हो गया हमारा भाज्य, ये भाजक भागफल, और ये हो गया शेषफल। देखिए इसको सिर्फ सजाने का काम करना है। तो इसका काम जब हो गया तो फिर इसको आप भाज्य मान लीजिए, भाजक मान लीजिएगा, और इसको भाजक, फिर इससे इसमें भाग दे देने से ये आता है। फिर इसको हम उसी तरह से यहाँ लिख लिए, फिर ऐसे लिख लिए, और ये प्रोसेस तब तक चलते रहना चाहिए जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ जो लास्ट में जो आपका भाजक बचता है, ठीक है, वही हमारा SCF कहलाता है, ठीक है, लास्ट वाला। तो यहाँ जो लास्ट आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, SCF कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन वही है, सिर्फ नंबर बदल दिया गया है। प्रैक्टिस के लिए हम आपको यहाँ बना के दिखा दिए हैं। आप चाहें तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखें, ठीक है। आप बोलेंगे कि हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से आप बना दिए हैं। अलग अलग टाइप से इसलिए बना दिए हैं कि किसी को जो अच्छा लगे वो आप अपना लीजिए, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन जितना सिंपल में लिखेंगे उतना बढ़िया साफ सुथरा दिखेगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हम दे दिए अपने सुविधा के लिए कि आप चाहें तो ये इसको फर्स्ट स्टेप में काम किए तो इसको यहाँ लिख लिए, दूसरे स्टेप में यहाँ काम किए इसको लिख लिए, तीसरे स्टेप में काम किए इसको यहाँ लिख लिए, और जो लास्ट में आता है यही तो SCF होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ इसको लिख लीजिए। आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने से देख लीजिए कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही हो रहा है, ठीक है। अगला यहाँ एक और क्वेश्चन है 5 नंबर में, इसको भी देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 455 और 42 का SCF, बस सेम कंडीशन है, अलग अलग करके बना दिए, इसमें स्टेप हम नहीं लिखे हैं। तो आपको जो मेथड जिस तरह से लिखना अच्छा हो, लेकिन आप यहाँ भाग विधि द्वारा इस तरह से बना लेना है, ठीक है, और इसको सिर्फ सजा देना यहाँ, ठीक ना। तो ये आपका एक हो गया, ये लास्ट है हमारा। इसमें देख लीजिए आप, इसका भी आंसर है ना। तो एक नंबर यहाँ है, इसमें चुनना है कि छोटा नंबर को बड़े नंबर से भाग देना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ लिख लिए, ये दूसरा स्टेप यहाँ लिख लिए, तीसरा स्टेप हम लोग यहाँ लिख लिए, ठीक है। और ये आ गया हम लोगों का लास्ट जो भाजक आता है वही हमारा SCF होता है। क्लियर बात है। तो इस टाइप से करना है, और कुछ चीज़ें हैं उसको हम लोग अभी पहले समझ लेते हैं, फिर चीज़ें बना के दिखाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ जो भी चीज़ हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से आप देखिए, और ध्यान से अगर नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में भी 2-3 क्वेश्चन छूटेगा, चाहे आप जिस भी बोर्ड से। बिहार बोर्ड के लिए भी तो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। देखिए कोई भी संख्या हो, ठीक है, किसी भी संख्या का अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या का रूप क्या होता है, कोई भी अगर हम या पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या का जो रूप होता है ना, देखिए उसको अगर हम चर के रूप में लिखें, किसी पूर्णांक संख्या का चर का अगर रूप लिखें, पूर्णांक संख्या के चर का रूप, चर का रूप, ठीक है, कैसे होना चाहिए, तो ये वो सिर्फ m हो सकता है। m कहने का मतलब यहाँ कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है। m की जगह हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, ठीक है, +-1 भी रख सकते हैं, +-2 भी रख सकते हैं, +-3 भी रख सकते हैं। इस तरह से कोई भी यहाँ नंबर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सम संख्या, तो सम संख्या हम लोग किस तरह से लिखते हैं। सम संख्या को हम लोग हमेशा 2m 2x इस तरह, देखिए m लिखने का यहाँ कोई चर राशि वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ x लिखिए, m लिखिए, ABCD का कोई भी लेटर लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको समझना है कि होता क्या है। तो यहाँ आप जैसे हम लिखे क्या 2m, यहाँ आप लिख दीजिए 4m, है ना, यहाँ लिख दीजिए 6m, यहाँ लिख दीजिए 8m, ठीक है। तो ये सब सम संख्या का रूप है। कैसे सम संख्या का रूप है आप चेक कीजिए, यहाँ एक बार 1 रख के देख लीजिए, तो इसमें गुना होगा,
अब चेक कर लीजिए, यहाँ 1 रख के देखिए तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 रख के देखिए तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इस जगह पे 3 रख के देखिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हर कंडीशन में क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। उसी तरह यहाँ भी अगर आप चेक करेंगे तो 4 इंटू 1 रख के देखिए 4 ही आएगा। 4 इंटू 2 रख के देखिए 8 आ जाएगा। 4 इंटू 3 रख के देखिए 12 आ जाएगा। तो ये सब का सब क्या है, सम संख्या है। तो याद रहे, कोई भी चर राशि हो, वेरिएबल है, और उसके आगे में अगर सम संख्या है तो वो आपको सम संख्या ही बना देगा। ठीक है, तो समझ लेना है कि सम संख्या कैसे होता है, कि कोई भी चर राशि के आगे अगर कोई सम संख्या है, चर राशि मतलब ABCD XYZ कुछ भी यहाँ होगा, उसके आगे में अगर गुना के रूप में अगर कोई सम संख्या है, ठीक है, तो वो आपको सम संख्या ही रिजल्ट देगा। कंप्लीट है, ये चीज़ समझना है। और अगर किसी के मन में हो कि नहीं आगे अगर विषम संख्या रहे 2m के जगह, मान लेते हैं यहाँ 3m हो या केवल m हो, तो क्या होगा, तो यहाँ कोई भी नंबर आपको दे सकता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये आपका पूर्ण संख्या होगा। कौन संख्या होगा, पूर्ण संख्या। आप बोलेंगे कैसे होगा पूर्ण संख्या, तो m कहने का मतलब हो गया क्या, 1 2 3 4 5 कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, हाँ माइनस में भी रखेंगे तो वो पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ठीक है, इस जगह पर कुछ भी नंबर रखिए, जैसे एक बार हम 1 रखते हैं तो 3 गुना 1 रखेंगे तो रिजल्ट मिला 3, ये जो कि ये कौन सी संख्या है, तो विषम संख्या है। ठीक है, 3 गुना यहाँ 2 रख दिए तो ये हो गया 6, तो ये हो जाएगा आपका सम संख्या। फिर इस जगह पर आप 3 गुना 3 रखिए तो 9, तो एक बार आपको विषम मिल रहा है, एक बार सम मिल रहा है, और रख के देखिए यहाँ तो हो गया 12, तो फिर ये हो गया विषम और फिर ये हो गया सम। तो अगर सिर्फ हम 3m लिख दें तो ये कंप्लीट बात आप नहीं बता सकते हैं कि सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, और अगर इसमें आप 1 ऐड कर देते हैं, जैसे 3m + 1 कर देते हैं, तो इससे भी आप कंप्लीट नहीं बता पाएंगे कि ये सम संख्या रिजल्ट देगा कि विषम संख्या देगा, क्योंकि यहाँ आप वैल्यू बार बार पुट करके देखिए। जैसे 3 इंटू 1 + 1 तो ये हो जाएगा कितना, आपको इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 गुना 1 3 ही होगा, जोड़ 1 कर देंगे, ये बन जाएगा 4। चलिए इसके जगह हम 2 रख देते हैं, तो 3 इंटू 2 + 1 करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, जोड़ 1 कर देंगे, हो जाएगा 7। तो एक बार सम आ जाएगा, एक बार विषम आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं कि ये सम संख्या का रिजल्ट देगा या विषम संख्या। तो उस कंडीशन में जब भी इस टाइप का रहे तो आपको लिखना है कि वो पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, आप किसी के मन में ऐसा भी हो कि 3m + अगर 2 रहे, यहाँ विषम संख्या और यहाँ सम संख्या रहे तो क्या होगा, तो विषम और सम रहे तो क्या कर सकते हैं, फिर इसको चेक कर लीजिए बार बार पुट करके। और देखिए एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो m के जगह आपको 2 ही नंबर पुट करना है। एक बार 1 रख के देखिए, एक बार 2 रख के देखिए, इसी से अंदाज लग जाएगा कि कौन सी संख्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ 1 रख के देखेंगे, फिर यहाँ 2, तो देखिए ये हो गया 3 और जोड़ 2, ये हो गया 5। ठीक है, यहाँ फिर 2 रख के देखिए, 3 गुना 2 जोड़ 2, ये हो जाएगा 6 और जोड़ 2 आ जाएगा कितना, 8। तो एक बार आ रहा है सम, एक बार विषम। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो सम संख्या होने के लिए इसी रूप में आपका होना चाहिए। तो बोलेंगे कि विषम संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, तो विषम संख्या होने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विषम संख्या होने के लिए होना चाहिए 2m + 1। ठीक है, इस जगह पर मतलब इस जगह पर कोई भी सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, और इस जगह पर कोई भी विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपको विषम संख्या का रिजल्ट हमेशा देगा। तो आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 1 + 1 इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया कितना, 2 जोड़ 1 यानी कि हो गया कितना, 3। यहाँ 2 रख के देखिए, 2 गुना 2 जोड़ 1। ठीक है, ये हो गया कितना, 4 जोड़ 1 आने की हो गया कितना, 5। देखिए ये भी विषम, ये भी विषम, और आगे बढ़ाइए तो और भी आएगा, जो आएगा वो विषम संख्या आएगा। तो इस तरह सम और विषम आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। तो आज हम लोग क्या सीखे कि सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, ये सभी चीज़ें आप ध्यान से समझ लिए होंगे। और अभी जो अगला क्वेश्चन हम लोग बताने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो इसी के ऊपर आधारित है। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन वहाँ भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन सभी बच्चों को बहुत मुश्किल, भारी लगता है। ठीक है, टफ लगता है। तो आज थोड़ा सा टाइम दीजिए, समय निकाल के। ठीक है, अब देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले,
यानी कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। q क्या है? कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए समझिए एक बात, यहाँ से जब भी इसको हल करेंगे ना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि माना a, ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मान लिए। और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, यहाँ जो भी नंबर रहेगा ना, यहाँ दिया हुआ जो भी नंबर रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यहाँ जो भी नंबर रहेगा ना, उसको आप भाजक मान लीजिए। क्या मान लीजिए? भाजक। ठीक है, तो भाजक कितना हो जाएगा? 2। अब इसको यहाँ डायग्राम में समझिए। ये कोई संख्या हो गई, यहाँ जो भी नंबर रहेगा उससे भाग दीजिए। यहाँ भागफल क्या आएगा? तो यहाँ लिख दिया क्यू आएगा। तो शेषफल कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, है ना। शेषफल कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो यहाँ आप चाहें तो एक बार लिख दीजिए, नहीं तो ये डायग्राम आपका काफ़ी है। ठीक है, लिख दिए। आप यहाँ चाहें तो लिख दीजिए कि यहाँ जो भी होता है ये बी होता है, यानी कि भाजक होता है। ठीक है, या फिर लिख दीजिए यहाँ कि माना ए को 2 से भाग देने पर 2 से हम लोग भाग दे रहे हैं, यानी कि ये भाजक हो गया। भाग देने पर भागफल क्यू और शेषफल आर प्राप्त होता है। अब ऐसे लिख सकते हैं, आर प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं लिखने में। अब यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, अभी बहुत बार हम लोग पढ़ भी चुके हैं ये बात को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय, आप डायरेक्ट लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या कहता है? तो यहाँ देखिए, इसको हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इस तरह से लिख सकते हैं। तो भाज्य क्या है? ए है। भागफल क्या है? 2 है। ठीक है, शेषफल के यहाँ भाजक 2 है, भागफल क्यू है, और शेषफल क्या है? तो आर है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप पढ़ेंगे तो उस समय देखिए, अब समझिए, अभी तुरंत बताए थे कि शेषफल हमेशा 2 से छोटा ही होना चाहिए। 2 से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यानी आर का जो मान होगा 2, क्या हो सकता है आर का मान? हम लोग नियम जानते हैं कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन ये 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम लोग यहाँ ये समझ गए कि आर का मान या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि 2 तो होगा नहीं। अगर यहाँ 2 होगा तो 2 से भाग लग जाएगा ना, तो 2 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो आर का मान 2 ही को संभव है, एक 0 और दूसरा 1। तो यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, आर बराबर हम लोग 0 रख देते हैं यहाँ। तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा 2q प्लस 0, है ना, यानी कि ए बराबर हो गया 2q। और अभी तुरंत आपको बताया कि 2q 2m अगर कुछ भी रहे तो ये कौन सी संख्या हो गया? सम संख्या हो गया। ठीक है, कौन सी संख्या हो गया? सम संख्या हो गया। अब r का मान 1 रखिए, क्योंकि r का मान यहाँ क्या है? 1 है। तो इस जगह पर ये समीकरण 1 आप चाहें तो दे सकते हैं। तो ये हो गया 2q प्लस 1। और देखिए 2q रहे, 2m रहे और प्लस 1 लिखा रहे, तो ये कौन सी संख्या कहलाता है? तो ये हो गया विषम संख्या। ठीक
ठीक है, ये हो गया आपका विषम संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फाइनली, क्या लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन में जो है ना वही बात आप लिख दीजिए सिर्फ यहाँ देखिए कहाँ से लिखना है। दर्शाई के प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। तो आपको भी लिखना है, अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, यहाँ से स्टार्ट करना है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ लिख देंगे इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः, थोड़ा सा ये सब लिखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः प्रत्येक धनात्मक संख्या 2q और प्रत्येक धनात्मक विषम, ये विषम है, विषम संख्या 2q+1 के रूप में होता है। तो इस तरह से आप बनाइए। अगर किसी को इतना चीज़ें नहीं लिखना हो जैसे कहने का अर्थ ये हुआ कि इतना नहीं लिखना है किसी को, तो आप सिंबल का सिर्फ यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कर दीजिएगा, इतना सा बात आप इसको हटा के लिख दीजिएगा कि अगर इजी करना हो तो इतना सा। ठीक है, ये भाग वाला प्रोसेस रहने दीजिएगा और ये लिख देना, और बाकी यहाँ से यहाँ तक ये इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ जो घेरे हैं इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये लिखने से कोई ज़्यादा नुकसान आपको नहीं हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बताते हैं, रुकिए। देखिए यहाँ उसी टाइप का क्वेश्चन है सेम। दर्शाई कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि माना ये कोई पूर्णांक संख्या है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। अब देखिए इसमें उतना भाषा हम नहीं लिखेंगे, सॉरी, हल लिखना है। यहाँ लिखते हैं माना ए कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये कोई हम लोग पूर्णांक संख्या मान लिए। ठीक है, आप ये के जगह कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ए कोई पूर्णांक संख्या है और हम क्या बोले कि b किसको लेना है, तो यहाँ जो भी लिखा रहेगा वो, तो इसको b बराबर ले लेते हैं 4। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम लोग कि भागफल जो है, भागफल जो आएगा ये दे रखा है q। ठीक है, भागफल हम लोग लेते हैं q और शेषफल कितना, तो शेषफल हमारा r, ऐसे लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा अब देखिए, ये कोई संख्या है a, तो इससे हम भाग देंगे किससे, 4 से। यहाँ क्या आएगा, तो q आएगा, कोई ना कोई एक नंबर आएगा। अगर यहाँ a हमें यहाँ कोई नंबर होगा तो यहाँ q आएगा, तो शेषफल कितना आएगा, r। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा कि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़े हैं, तो आप चाहें तो उसको यहाँ लिख दीजिए, नहीं तो और शॉर्ट करने के लिए आप इसको डायरेक्ट लिखिए कि a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, BQ+R, और R का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन B से छोटा होगा। यहाँ जो भी आएगा उससे ये क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ B रख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ होने वाला नहीं है। चलिए अब यहाँ पुट कीजिए a बराबर, एकदम सबसे आसान तरीका। ठीक है, अभी जो बताइए आगे में वो खूब आपको डिटेल में बताए। b का मान यहाँ कितना है, जो भी नंबर यहाँ रहेगा ना उसी को b मानना है। ठीक है, b मतलब कहने का भाजक। ठीक है, a कहने का मतलब हो गया आपका क्या, भाज्य हो गया। तो ये सभी चीज़ें उतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, अब इस तरह नॉर्मल शब्दों का यूज कर सकते हैं। ये क्या है, तो ये भाज्य है। ठीक है, अब लिखिएगा तो पूरा लिख दीजिए कि माना भाज्य बराबर ये। ठीक है, भागफल भाजक क्या है, तो b बराबर 4, ऐसे कुछ लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पुट कीजिए, b कितना है, 4 है, तो यहाँ लिखिए 4q+r। r अभी हमें मालूम नहीं है, यहाँ लिखिए 0। r मालूम नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन b कितना है, 4। तो r का जो मान आएगा हम लोगों का, ये 4 से हमेशा छोटा आएगा, तो 0 आ सकता है, शेषफल हमारा 0 हो सकता है।
1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 से छोटा हो गया। क्योंकि यहाँ b की जगह अगर हम 4 रखेंगे और यहाँ 4 तो ये कट जाएगा, इसलिए इससे हमेशा ये शेषफल क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब एक एक करके वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। एक बार r बराबर 1 यहाँ रख देते हैं। अगर r बराबर यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 4q प्लस 0, यानी कि ये हो गया 4q। 1 नहीं, यहाँ 0 पहले 0 है तो पहले 0 रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4q, जो कि ये क्या है, सम संख्या है, अभी तुरंत आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यानी 4q 4m 4p इस तरह से कुछ भी रहे तो ये सम संख्या, यानी कि कोई भी वेरिएबल है उसके आगे में अगर सम संख्या है तो वो सम संख्या होता है। r का मान यहाँ 1 रख देते हैं। ठीक है, r का मान कितना रखते हैं, 1, तो यहाँ हो जाएगा इस ये समीकरण पे पुट कीजिएगा, समीकरण 1 आप मान लीजिए इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4q प्लस 1, और देखिए बताए थे ये सम संख्या होगा और एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका विषम संख्या। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का विषम संख्या। r के जगह 2 रख दीजिए, a बराबर यहाँ 2 रख दीजिए, तो ये हो गया 4q प्लस 2, तो ये सम संख्या और ये भी सम संख्या, सम और सम मिलता है तो सम ही रिजल्ट बनता है। ये हो गया आपका सम संख्या। ठीक है, r के जगह पर 3 रख दीजिए, तो इसी जगह पर समीकरण 1 में 3 रख देंगे, तो a का रिजल्ट जो आएगा ये 4q प्लस 3। देखिए ये सम और ये विषम, यानी कि फाइनली आ जाएगा आपका ये विषम संख्या। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि सम संख्या का रूप ये वाला है ना, ये वाला है, ये वाला है, और विषम संख्या का रूप कौन कौन आ गया, तो देखिए यहाँ एक आ गया, एक आपका आ गया यहाँ। ठीक है, ये विषम संख्या है, विषम संख्या एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, देखिए प्रूव हो गया ना, तो यहाँ पुट किया 4q प्लस 1 आ गया, ये विषम संख्या है, और 4q प्लस 3 ये क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि अतः, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। ठीक है, तो इस तरह से लिखिए, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और देखिए। अगला क्वेश्चन है, दर्शाई कि एक धनात्मक सम पूर्णांक 4q प्लस 1 के रूप का होता है। बस सेम कहानी है, कुछ भी इसमें करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो पीछे अभी किए बस उसमें खाली पेस्ट करते चलिए। यहाँ लिखेंगे कि माना a कोई पूर्णांक संख्या है, आप धनात्मक पूर्णांक संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या है तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 4। ठीक है, b हो जाएगा कितना हमारा 4, और भागफल, b का आने का मतलब क्या है, ये भाजक b है वो 4 है, भागफल q और शेषफल हो जाएगा r। यहाँ भाग का प्रोसेस अगर लगाएं तो a इक्वल टू, यहाँ देखिए a से b से भाग देंगे ये में, तो यहाँ आएगा q और शेषफल आ जाएगा r। ठीक है, तो यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अगर प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। और एक चीज़ जानते हैं, शेषफल हमारा कितना होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन b से छोटा होना चाहिए, इससे ये छोटा होना चाहिए। बस इतना चीज़ें आपको करना है। तो b से छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ b का मान कितना है 4, तो यहाँ तो 4 से छोटा ही होगा, यानी कि यहाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पुट करके देखते हैं हम लोग। a इक्वल टू यहाँ रख देते हैं 4 इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया q प्लस r। ठीक है, r को
आर ही रहने देते हैं, 0 आर के जगह आर ही रहना चाहिए और बी के जगह यहाँ रखते हैं 4, यानी कि हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि जो आर का मान आएगा वो आर का मान 0, 1, 2, 3 ये सब आएगा। हालांकि आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो इस तरह से करके दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक एक वैल्यू यहाँ पुट करते चलिए। एक बार यहाँ 0, इसको चाहें तो आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं कि आर के जगह 0 पुट कर रहे हैं, तो इस जगह पे 0 करेंगे तो ए का मान आ जाएगा 4q, और 0 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये सम संख्या है, ये शुरू में ही आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आर के जगह पर एक मिनट रुकिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए आर के जगह पर 1 रखते हैं, यहाँ 1 रख दीजिए, तो ए बराबर 4q + 1, और देखिए ये सम ये भी सम, तो ये हो जाएगा आपका विषम संख्या, ठीक है। आर के जगह पर 2 रखते हैं, हम 3 तक रख सकते हैं, ए बराबर हो जाएगा 4q + 2, अभी 2 रखना है यहाँ, तो ये सम ये भी सम, तो ये हो जाएगा आपका सम संख्या, ठीक है। आर के जगह पर आप 3 रखते हैं, तो ए = 4q + 3, तो ये हो जाएगा हम लोगों का विषम संख्या। इस तरह से चलता है। तो हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है कि एक धनात्मक समपूर्णांक 4q + 2, तो देख लीजिए धनात्मक समपूर्णांक ये सम संख्या है कि नहीं। देखिए समपूर्णांक लिखे सम संख्या बात एक ही होता है, ठीक है। तो ये 4q ये जो हम लोगों का है ये समपूर्णांक हो गया, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया समपूर्णांक हो गया, तो यही तो पूछ रहा था ना यहाँ, तो अतः करके यहाँ लिख देना लास्ट में। क्या लिखेंगे, ये बहुत दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः धनात्मक समपूर्णांक 4q या 4q + 2 के रूप में होता है। ये हुआ हम लोगों का आंसर। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और है, अगर आप लोग चाहें तो इसको खुद से बना सकते हैं, ठीक है। ट्राई कीजिए, अगर नहीं बने तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ इस पर भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। तो थोड़ा सा अगर हम आप लोगों को हिंट यहाँ कर दें कि यहाँ आपको ए जो है ना कोई पूर्णांक मानना होगा, ठीक है। मान लेंगे हम लोग कि ये कोई पूर्णांक है, जैसे अभी पीछे करके दिखाया ना उसी तरह से थोड़ा सा हम जगह यहाँ निकाल लेते हैं रफ करने के लिए, ठीक है। दिख रहा है। अब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ जैसे कोई पूर्णांक कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात कर रहा है ना, तो उसको हम लोग ए मान लिए, ठीक है। और यहाँ बी जो है ना 6 मान लीजिए, बी को मान लेते हैं 6, ठीक है। और क्यू कोई मान लेते हैं और आर ऐसे मान लेंगे जैसे जैसे बताए। फिर यूक्लिड विभाजन लगा लीजिएगा BQ + R, ठीक है। आर जो है ना 6 से छोटा ही होगा, तो आर का मान होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा, ठीक है। और इसमें बार बार से रखते जाना है। यहाँ 6 रख दीजिएगा, बी के जगह 6 रख देंगे। एक बार यहाँ 0 रखिए, यहाँ एक बार 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए। इस तरह से आप लोग एक बार कोशिश इसको कीजिए, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, अगर नहीं बने तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगा जिससे वे मार्च कर सके। देखिए अधिकतम की बात करें ना, सीधा HCF निकाल दीजिए, सोचना ही नहीं है। क्या करना है इसको, ठीक है। तो इसका क्या करना है, HCF निकाल लेना।
एचसीएफ कैसे निकालेंगे देखिए, आप यूक्लिड विभाजन द्वारा भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट बना दीजिए, क्योंकि इसमें कोई मेथड पूछा नहीं गया है। तो 32 से हम लोग भाग देंगे किस में, 616 में, ठीक है। तो यहाँ दिखाते हैं, तो इसको आप जैसे भाग देंगे तो कितना बार में भाग जाएगा, तो एक बार में दीजिए, ये हो जाएगा 32। इसको जब आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 29, भागने लगेगा तो यहाँ आएगा कितना, 6। अब 19 बार में अगर भाग देंगे तो 19 गुना 32 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 288। अब इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 8, इधर तो कट गया। फिर ये 32 को यहाँ उतार लीजिए। ऐसे तो भाग विधि द्वारा हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो 8 चौक 32, ये पूरा कट गया, यानी कि यहाँ जो आया यही एचसीएफ आ गया, ठीक है। तो हम लोगों का जो आंसर है यही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा यहाँ देख लीजिए आप लोग। तो कह रहा है कि जिनमें वे मार्च कर सके तो 18 को उन्हें समूह बनाना पड़े, 18 नहीं 8 समूह बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।